गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इन्वायरमेंट सेक्शन। जो इंस्टा स्टैटिक क्विज का जो अगस्त महीने का इन्वायरमेंट सेक्शन वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। ओके, मिथेनॉल का बात की जा रही है। फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे मेन क्वेश्चन रहने वाला मिथेनॉल है, लेकिन मैं मिथेनॉल के बारे में पहले थोड़ा सा आपको डिटेल दे रही हूँ। मिथेनॉल एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला CH3OH है। एंड नंबर सेकंड थिंग, इसका कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसको हम ब्लेंडिंग करने में यूज़ किया कर सकते हैं। एंड नंबर प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि अगर ये अल्कोहल के साथ मिला, जो इथेनॉल है उसी को हम अल्कोहल बोलते हैं, लेकिन जब ये इथेनॉल को अल्कोहल के साथ मिला दिया जाता है तो इसकी जो हेल्थ हैजार्ड है, जो हमारी हेल्थ पे इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो शराब का होता है उससे कहीं ज़्यादा ट्रिपल एंड 100 to 100 टाइम्स इससे जो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड मिथेनॉल को हमारा मेन एम है कि हम अपनी ब्लेंडिंग करें पेट्रोल के साथ, ठीक है। और ये याद रखना, डीजल के साथ इसकी ब्लेंडिंग नहीं हो सकती है। एंड हमारा एम है 2030 तक कि हम 20% ऑफ द ब्लेंडिंग कर लें इन पेट्रोल के, एंड 5% जो बायो डीजल की ब्लेंडिंग करें हम डीजल में 2030 तक। तो लेट अस सी क्वेश्चन क्या है। मिथेनॉल जो है एक क्लीन बर्निंग फ्यूल है जो ज़ीरो स्मोक कजिंग एमिशन को जो प्रस्तुत करता है, प्रोड्यूस करता है, और इसकी वजह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी एयर क्वालिटी को एंड रिलेटेड ह्यूमन हेल्थ इश्यूज़ को। क्या ये सही है? ये सेकंड बात, इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑल्सो इट मीन दैट इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स, बिकॉज अगर आप इसका कंपोजिशन देखो CH4OH, H हमारे रिन्यूएबल सोर्स कहाँ से आएगा, कार्बन कहाँ से आएगा, और क्या OH जो ये ग्रुप है वो कहीं बाहर से आ सकता है जो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस किया कर सकता है। नंबर थर्ड, एज हाई ऑक्टेन व्हीकल मिथेनॉल ऑफर एक्सीलेंट एक्सेलरेशन एंड पावर। क्या जो है हाई ऑक्टेन नंबर होने की वजह से मिथेनॉल जो है एक्सीलेंट एक्सेलरेशन पावर दे देता है। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे गलत है, गलत पूछा है तो यस ये पहला गलत है, सेकंड सही है। यस ये जो है रिन्यूएबल सोर्सेज से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है और इसका हाई ऑक्टेन व्हीकल फ्यूल है ये, क्योंकि CH4 जो है कार्बन है और कार्बन से ही हम किसी का ऑक्टेन नंबर जानते हैं। और यस ये हाई ऑक्टेन व्हीकल फ्यूल है, मिथेनॉल फॉर एक्सीलेंट एक्सेलरेशन पावर। तो यस ये सही है। तो फर्स्ट यहाँ पे गलत है, तो इसके बारे में और जान ले रहे हैं। मिथेनॉल कैन बी यूज एज एनर्जी प्रोड्यूसिंग फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल एंड कुकिंग फ्यूल में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और कटिंग डाउन इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट, ये हमारे लिए अच्छी बात है। 20% तक अगर हम मिथेनॉल को अपनी कंट्री में यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दें, बनाना स्टार्ट कर दें, लाइक CNG मिथेनॉल इज एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल वुड रिक्वायर मिनिमम अल्टरेशन और इन द व्हीकल। मिथेनॉल जो है एक क्लीन बर्निंग फ्यूल है जो प्रोड्यूस कर सकता है फीवर स्मोक कॉजिंग एमिशन सच एज सल्फर डाइऑक्साइड। देखो आप इसका केमिकल फॉर्मूला देखिए CH4OH, तो और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जैसे नाइट्रोजन नहीं है यहाँ पे, सल्फर नहीं है, इसलिए सल्फर के लिए होना तो चाहिए ना, डेट नोट देयर। इट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज बायोमास एंड रिसाइकिल कार्बन डाइऑक्साइड एज अ हाई ऑक्टेन व्हीकल फ्यूल। मिथेनॉल ऑल्सो जो है एक्सीलेंट एक्सेलरेशन पावर को जो है ये निकालता है। नेक्स्ट है एजेंडा 21। ओके, एजेंडा 21 जो है एक मीटिंग हुई थी 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जहाँ से हमारे 4 चीज़ें निकल कर आए थे। नंबर फर्स्ट था आपका CBD, नंबर सेकंड था UNFCCC, नंबर थर्ड था एजेंडा 21 एंड नंबर फोर्थ था फॉरेस्ट से रिलेटेड एंड CBBD जो हमारे डेजर्टिफिकेशन से रिलेट करता है। तो एजेंडा 21 का मतलब ये था कि हम जो 21st सेंचुरी में अपनी जो लोकल कम्युनिटी है उसका यूज़ करें एंड उनको भी बेनिफिट शेयर कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, बट इनको इंक्लूड करें अपने कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल अर्थ के रिगार्डिंग जितने भी हम मेजर ले रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट है कि एजेंडा एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, एक्शन प्लान है यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। नंबर सेकंड जो है ये प्रोडक्ट हमारे अर्थ रियो डी जेनेरियो में सबमिट हो रही थी 1992। 21 का मतलब यहाँ पे 21 पॉइंट से हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें अचीव करना है। तो कौन सा यहाँ पे सही है? आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड सही है। वैसे ये नॉन बाइंडिंग 21 का मतलब मैंने बताया 21st सेंचुरी के लिए है कि हमें आज की जो न्यू कम्युनिटी है वहाँ इस पर जो ओरिजिनल पीपल रह रहे हैं तो उनसे हेल्प लेनी चाहिए। तो एनीवे एजेंडा 21 जो है नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान है यूनाइटेड नेशन विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो है अर्थ रीजेनेरियो में जब मीटिंग हो रही थी ब्राज़ील के अंदर, वहाँ पे ये सबसे पहले हमारे सामने आया था। एजेंडा 21 जो है रेफर करता है 21st सेंचुरी का, इसका एम ये है कि हम अचीव करें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट द लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा। एंड मतलब क्या है कि इसका मेन एम ये है कि जो 21st सेंचुरी में लोकल गवर्नमेंट जो है अपना लोकल एजेंडा उनका पास होना चाहिए। जो भी जैसे हम बात करते हैं कि जो भी पॉलिसी हो वो ग्लोबल लेवल पे बने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका लोकल लेवल पे हो। तो वही बात है कि इनका खुद का प्लान भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस हो गई, कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शनरी पावर इनके पास होनी चाहिए कि अपने नेचर के
हिसाब से, अपनी कम्युनिटी के हिसाब से, अपने रिसोर्स के हिसाब से वहाँ पे अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द consider the following statement regarding the mangrove site with state they are located in। ओके, मैंग्रोव साइट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है और ये इकोनॉमिक सर्वे में भी आपके दे रखा है। एनीवे, अगर मैं बात करूँ मैंग्रोव की, सबसे ज़्यादा आपका वेस्ट बंगाल में, नंबर सेकंड है गुजरात में, नंबर थर्ड अंडमान निकोबार में, नंबर फोर्थ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इतना समझ में। लेकिन कई कई साइट है जहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो सुबर्णरेखा एंड धर्मा क्या ये उड़ीसा में लाई करता है। देन पुलिकेट एंड पच्चीवरम दैट इज लाइज इन द तमिलनाडु। नंबर थर्ड इज द करवार एंड कुडापुर इज इन महाराष्ट्र। नंबर फोर्थ इज द वेतरना एंड वेल्डूर इज इन तेलंगाना। तब दिन कौन सा यहाँ पे सही है? सही की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है। इवन 64% जो है मैंग्रोव हमारे बांग्लादेश के पास चले गए जब हमारा जो कंट्री डिवाइड हुआ। उड़ीसा जो है भतरकनिका, महानदी, सुबर्णरेखा, देवी, धर्मा, चिलिका डेट इन द उड़ीसा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोरिंगा, ईस्ट गोदावरी, कृष्ण है। तमिलनाडु की बात करें तो पच्चीवरम, मुथलट, रमंड, पुलिकट एंड खजुई है। कर्नाटक कूदनपुर, दक्षिण कन्नड़ा, हुनवर, करवार, मंगलू। महाराष्ट्र इज अचरा, रत्नागिरी, देवराज, विजयदुर्ग, वर्ल्डपुर एंड कुदैलुका, रेवाड़ा एंड मुंबई दीवा एंड विक्रोली, शिववर्धन एंड वितरणा इज द पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर कोरल है इन जनरल हैव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ zooxanthellae देन वार्म वाटर कोरल एंड डज नॉट बिल्ड रीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, कोरल के बारे में बता दूं कि इसको थोड़ा वार्म वाटर चाहिए। एक मिनट, कोरल ओके, नंबर फर्स्ट, सबसे पहली बात, इसको जो है कैल्शियम चाहिए। नंबर सेकंड थिंग, इसको थोड़ा वार्म वाटर चाहिए ताकि रिएक्शन अच्छी तरीके से हो सके। वार्म वाटर ब्रैकिश नेचर होना चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होने चाहिए एंड ज़्यादा और सनलाइट इनको मिलते रहना चाहिए एंड ऊपर होने चाहिए वाटर के, और ज़्यादा स्पीड में यहाँ पे कोई हवा या फिर वेव ना आती हो। तो ये इनकी कंडीशन है। तो उसी के रिगार्डिंग है। कोरल एक एनिमल है एंड इसको zooxanthellae के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। अगर zooxanthellae इसको खाना देती हैं एंड ये उसको जगह देता है छिपने के लिए, रहने के लिए। ओके, इन कोल्ड वाटर कोरल इन जनरल हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ zooxanthellae देन द वार्म वाटर। इज इट? क्या आपको लगता है? नंबर सेकेंड, कोल्ड वाटर कोरल डिफर फ्रॉम वार्म वाटर कोरल बिकॉज द फॉर्मर डज नॉट कंटेन सिम्बायोटिक अलगा फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ग्रो मोर क्विकली। मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। यस, बी है, बिकॉज क्योंकि देखो कोल्ड वाटर में जो भी कोरल होते हैं उनको zooxanthellae की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद से अपना खाना बना सकते हैं। एंड zooxanthellae क्यों होती है? क्योंकि ये जो एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं कि लाइट आ सके एंड वो फोटोसिंथेसिस कर सके। राइट, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कोरल डेट इनवेडेड द कोल्डर ब्रीफ वाटर ऑफ अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और कोरल जो कोल्ड वाटर में रहते हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हॉट वाटर में जो रहने वाले या फिर वार्म वाटर में रहने वाले। ऑफशोर कैनियन रेंजिंग फ्रॉम 50 टू ओवर 1000 डेप्थ ऑफ द लैक ऑफ zooxanthellae एंड मे बिल्ड रीफ लाइक स्ट्रक्चर और अकर सॉलिटरली, मतलब अकेले भी ये रह सकते हैं। कोल्ड वाटर कोरल आर डिफरेंट फ्रॉम द वार्म वाटर बिकॉज काउंटर पार्ट बिकॉज दे डू नॉट कंटेन सिम्बायोटिक अलगा फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ग्रो मोर क्विकली। और ये भी इनकी जो ग्रोथ है वो फास्ट है। इवन हमें माना जाता है कि वार्म वाटर में ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर पाते हैं, लेकिन आप खुद देखिए zooxanthellae भी डेवलप होना है, कोरल को खुद को डेवलप होना है, तो टाइम तो लगेगा ही। तो ये जो सेलेटी अपना अकेला काम करते हैं और जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। कोल्ड वाटर obtain देयर एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे ओशन में पाया जाता है एंड यूज प्लैंकटन विच दे कैच फ्रॉम द करंट ड्रिफ्टिंग पास्ट। कोल्ड वाटर कोरल कैन बी फाउंड ओवर वाइड रेंज ऑफ लैटिट्यूड फ्रॉम ट्रॉपिकल टू polar region and from the shallow to deep seas। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द zooxanthellae ऑल्सो। अगर मान लिया जाए zooxanthellae लूज हो जाती है तो कोरल लार्जली अकर ड्यू टू, अगर कोरल लार्जली अकर ड्यू टू, अगर मान लीजिए zooxanthellae लॉस हो गए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था, तो किसकी वजह से? अगर वहाँ पे कोरल है तो किसकी वजह से है? नंबर फर्स्ट, एक्सपोजर ऑफ अ कोरल टू एलिवेटेड कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस केमिकल कंटामिनेंट। इट मीन दैट द अगर वहाँ पे कंटामिनेंट है तो वहाँ से वो एनर्जी ले सकते हैं। नंबर सेकंड, हाई टेम्परेचर ओशन इंक्रीज सेडिमेंटेशन ऑफ ओशन, मतलब रीज़न बताना है अगर zooxanthellae लूज होने का, तो दोनों के दोनों सही है। zooxanthellae इज what gives color to the corals and provide them food also. Bleaching can be the reason for the coral color occur when their density of zooxanthellae decline and the concentration of photosynthetic pigment within the zooxanthellae fall. There are many causes of the coral bleaching. Number first is the major temperature change जो हो रहे हैं, extreme low tides हैं, tectonic upliftment होता है, can potentially induce bleaching also. Moreover, sedimentation, freshwater pollution, inflow of the inorganic nutrient etc. can be the cause for the same. कि जो zooxanthellae लूज हो जाती है। नंबर 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन इज अबाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक लेवल यू आर लाइकली टू फाइंड द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक टॉक्सिन दैट हैज़ बीन फाउंड इन ओशन वाटर एंड द एक्वेटिक एनिमल इनहिबिटिंग इट। ओके,
यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक लेवल हैं जहाँ पे आपको बताना है कि ऑर्गेनिक टॉक्सिन, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन मतलब क्या है कि जो दूसरे प्लांट को अपने आसपास ग्रो होने से रोकता है वो टॉक्सिन पाया जाता है। तो एक्वेटिक प्लैनेट में ऐसा होता है। एक्वेटिक प्लांट में नंबर सेकंड स्मॉल फिशेज एट टॉपिक लेवल, या फिर ह्यूमन बीइंग हु कंज्यूम सी फूड। नंबर फोर्थ लार्ज फिशेज एट हायर टॉपिक लेवल। तो यहाँ पे आंसर है सी। कैसे? देखो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक टॉक्सिन जो हायर टॉपिक लेवल में उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक टॉक्सिन पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया जाए जो हमारा 10% ऑफ द एनर्जी दैट इज पासिंग फ्रॉम द वन टॉपिक लेवल टू द सेकंड टॉपिक लेवल एंड 90% इज लूज्ड इन द दैट 10% ऑफ द बायोमास और द एनर्जी दैट दे हैव इज कंसिस्ट मच मोर देन द टॉपिक, मच मोर देन द मैग्निफिकेशन एलिमेंट इन द बॉडी। तो यहाँ पे सी है। देखो, अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर लेवल पे, एक्वेटिक, स्मॉल फिश, लार्ज से लार्ज फिश एंड ह्यूमन बीइंग सबसे टॉप पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन का केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक टॉक्सिन आर वाटर इनसॉल्युबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। दे हैव हायर परसिस्टेंट टॉक्सिन आर देयरफॉर ट्रांसफर फ्रॉम द लोअर टॉपिक लेवल टू द अपर टॉपिक लेवल थ्रू फूड चेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ओजोन डिप्लेशन। ओके, ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर होती क्या है? देखो, पहली बात तो ओजोन लेयर पाई कहाँ पे जाती है? पाई की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर में अप्रोक्स 36 किलोमीटर के अराउंड मान सकते हैं आप। और ठीक है, एंड इसका काम क्या होता है? जितनी भी जो भी यूवी लाइट आती है उससे बचाना। एंड ये इसका काम हो गया। नंबर थर्ड, और गामा रेज ऑल्सो। नंबर थर्ड इज़ अबाउट कि इसका डिप्लेशन क्यों हो रहा है? डिप्लेशन बिकॉज हम CFC, HCFs एंड बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड यूज़ करते हैं जो ओजोन डिप्लेशन का रीज़न होता है। लेकिन एक स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो पोलर रीजन भी बना, डेट ऑल्सो द रीज़न फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। नेक्स्ट नंबर फर्स्ट जो मैं बताना चाहती थी, जो डॉप्सन ओजोन लेयर बनती कैसे? डॉप्सन यूनिट में इसको नापते हैं एंड उसके लिए जो है 0.01 मिलीमीटर, शायद मिलीमीटर होना चाहिए किसी भी 1 सेंटीमीटर में। आई फॉरगॉट द रियल रीज़न कि कब हम उसको बोलेंगे कि वो वहाँ पे ओजोन है, क्योंकि थिकनेस वहाँ पे दी हुई होती है एक पर्टिकुलर एरिया में। और सबसे ज़्यादा जो ओजोन होल है वो हमारे अंटार्कटिका में, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड दैट आर मेड देयर एंड बिकॉज ऑफ द कंटेंट देयर इज नो मच मोर ऑफ द मास एंड लैंड मास देयर एंड देयर इज नो मच वेरी लेस चांस टू डिसइंटीग्रेट दैट स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड दैट हैबिचुअली अकर इन द आर्कटिक रीजन। एनीवे, व्हिच आर द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लेशन? ओके, व्हाट इज़ द रीज़न? अगर आप देखो यूवी रे से जो भी प्रॉब्लम होती है वही रीज़न हो जाएगा आपके ओजोन लेयर डिप्लेशन का, क्योंकि अगर ओजोन नहीं होगी तो यूवी रेज सब नीचे आएगी और जो भी यूवी रेज जो है ह्यूमन को इम्पैक्ट बता सकते हैं। तो आपको बताना वही रीज़न। बिकॉज ऑफ नॉन मेलेनिन स्किन कैंसर, क्या जो है नॉन मेलेनिन स्किन कैंसर हो सकता है। नंबर सेकंड, इट मीन दैट कहीं कहीं पे आपको जो है मेलेनिन कहीं कहीं पे ब्लैक एंड लगेगा, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा वाइट लगेगा। दैट टाइप ऑफ कैंसर इज कॉल्ड द नॉन मेलेनिन स्किन कैंसर। नंबर सेकंड इज अफेक्ट द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोग्रेस ऑफ द प्लांट। क्या मतलब ये प्लांट पे भी फोकस इम्पैक्ट करेगा। नंबर थर्ड, रिडक्शन हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्शन का इन द सीज और द एक्वेटिक इकोसिस्टम। फोर्थ, द सिंथेटिक पॉलीमर आर एडवर्सली अफेक्टेड। इज इट? तो चारों के चारों सही हो सकते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ द UVB दैट इज द अर्थ सरफेस। लेबोरेटरी इन द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डेमोन्स्ट्रेट दैट द UVB causes नॉन मेलेनिन स्किन कैंसर प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन मैलिग्नेंट मेलानिन डेवलपमेंट। UVB रेडिएशन की अगर हम बात करते हैं, ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द प्लांट को भी अफेक्ट करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द एक्वेटिक फूड वेब ऑल्सो बी अफेक्टेड। फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी इज लिमिटेड टू द euphoric zone, the upper layer of the water column, in which there is sufficient sunlight to support net productivity. Exposure to solar UVB radiation has been shown to affect both orientation and mortality in phytoplankton, resulting in a reduced survival rates for these organisms. Scientists have demonstrated a direct reduction जो phytoplankton का हमारे ओजोन डिप्लेशन का होता है regarding the UVB. Synthetic polymer naturally अक्कर बायोपॉलीमर, तो उसको भी इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेटिकली एंड जियोग्राफिकली विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोलॉजिकल सिस्टम? इकोलॉजिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि व्हेन वन बायोटिक सिस्टम टू द अनदर बायोटिक सिस्टम इंटरेक्ट करते हैं तो इकोसिस्टम बनता है एंड इसमें बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। तो क्वेश्चन है इकोलॉजिकल सिस्टम। सबसे पहले मैं बात करते हैं पॉपुलेशन की। पहले स्पीसीज़ होती है, स्पीसीज से पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम से बायोम बनता है, बायोम से बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम यहाँ पे आ गया। एंड एनीवे, क्लाइमेट एंड जियोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम? कौन सा इनमें से सबसे बड़ा इकोलॉजिकल सिस्टम? जो मैंने अभी आपको ये पूरा का पूरा रेंज बताया था। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, स्पीसीज कह सकते हैं, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। तो बताना कौन सा सबसे बड़ा है? तो बायोम इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बायोस्फीयर तो बाद में है लेकिन इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, बट क्या है? ओके,
Biome is even bigger than an ecosystem. A biome is a large geographical area that contains distinct plant and similar group which give adapt to life in the environment. There can be many different habitat in a biome. Some major biome जो जैसे हम एग्जांपल दें बायोम का, यहाँ पे दे रखा है टुंड्रा, टैगा, ग्रासलैंड, डेसिडुअस, फ्रेश वाटर, डेजर्ट, अल्पाइन, फॉरेस्ट एंड ओशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। इकोलॉजिकल स्टडी ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम द लेवल वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर फर्स्ट द स्पीसीज, नंबर सेकंड पॉपुलेशन, नंबर थर्ड कम्युनिटी, नंबर फोर्थ इकोसिस्टम, नंबर फिफ्थ बायोम एंड देन बायोस्फीयर जो इंडिविजुअल पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम एंड देन बायोम। बायोम इज मच मोर रिलेटेड टू द अर्थ इटसेल्फ एंड देन पूरा का पूरा ये यहाँ पे अर्थ दिखा रखा है इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पिक्चर बहुत अच्छी चीज़ डिपिक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिकेटर स्पीसीज। ओके, इंडिकेटर स्पीसीज़ का मतलब ये होता है, मान लिया जाए मैं यहाँ पे हूँ, मेरा बिहेवियर क्या इंडिकेट करता है कि मैं कैसे हूँ, मैं क्या रहती हूँ, क्या खाती हूँ, मतलब मेरे आसपास का एनवायरनमेंट, मेरे फ्रेंड कैसे होंगे, मुझे क्या चीज़ दिलचस्पी, अगर मेरे आसपास बुक है तो क्या मैं शायद करती होंगी, अगर मेरे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी अगर मुझे इंटरनेट पे कुछ इंडिकेट करना है तो वो कुछ चीज़ें, अगर मेरे पास फ़ोन है, लैपटॉप है, अदर थिंग बहुत सारी चीज़ें जो अडेप्ट करती हैं, मतलब क्या कि मेरे से अलावा मेरे आसपास की जो स्पीसीज़ है, मेरे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी डिपिक्ट हो जाए, दैट इज़ नोन एज इंडिकेटिव स्पीसीज। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइगर को कहूँ, डेट ऑल्सो भी इंडिकेटिव, की स्टोन स्पीसीज भी होती है, तो वो उसमें ये होता है कि आप कितना इफेक्टिवली उस इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट डाल पाते हो, आपकी वजह से क्या क्या एक स्टेबल इन्वायरमेंट रह सकता है। फॉर एग्जांपल बेस्ट हियर इज़ द टाइगर। ओके, और इंडिकेटर स्पीसीज में अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो लिचन जो है अगर जहाँ पे भी होती है तो वो इन्वायरमेंट जो भी एयर पोल्यूशन है उसको बता देती है। तो एनीवे तो वो एक स्पीसीज होती है हुज प्रेजेंस और एब्सेंस और अबंडेंस रिफ्लेक्ट करता है कुछ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन को। क्या ये सही है? नंबर सेकंड, क्या ये नॉन नेटिव टू द इन्वायरमेंट होते हैं एंड कंसिडरेशन एंड हुज इंट्रोडक्शन जो है वो उस इन्वायरमेंट में हार्म डाल सकते हैं। नंबर थर्ड जो है ये एक स्पीसीज होती है डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट डालती है कम्युनिटीज़ में इन विच रखकर। नंबर फोर्थ ये एक स्पीसीज होती है जो इंट्रोड्यूस करते हैं टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पोल्यूशन इन इकोसिस्टम। तो मैं बता चुकी हूँ, तो ए यहाँ पे सही हो जाएगा विदाउट इंडिकेटर स्पीसीज ऑर्गेनिज्म वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट दैट सर्व एज अ मेजर ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन दैट एग्जिस्ट इन अ लोकल। मैंने एग्जांपल भी दिया था लीचन को, इन्होंने भी यही दे रखा। तो क्वालिटी ऑफ एयर कैन बी डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन इट्स प्रेजेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। ओके, नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है? देखिए नाइट्रोजन साइकिल होती है, जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा टाइम लगे। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे एयर में 78% जो है आपकी नाइट्रोजन है। अब ये जो है किस तरीके से प्लांट के पास जाती है, प्लांट यहाँ पे इंटरमीडिएट का काम करते हैं। जब लाइटनिंग वगैरह होती है तो जो ये नाइट्रोजन होता है वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारे नाइट्रेट जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी NO2 में। ये नाइट्रेट जो है हमारा प्लांट ले पाते हैं, प्लांट अपने में यूज़ कर पाते हैं। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन ऐसा नहीं, तो एयर में भी कुछ, सोइल में कुछ नाइट्रोजन होती है तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में, देन नाइट्रीट में, नाइट्रेट के बाद NH4OH में, एंड फिर NH4OH में फिर सीधा N2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से 4 साइकिल चलती रहती है। ओके, एंड ये फिर किस तरीके से, अगर ये प्लांट ही अगर इसको ऑब्जर्व कर लेगा तो जब ये पत्ता वगैरह झड़ जाएगा तो ये अगेन से डिकम्पोज हो जाएगा वो पत्ता, एंड वो फिर अगेन सोइल में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोइल में नाइट्रोजन पहुँचती है, राइट। आई थिंक होप यू आर क्लियर। विच द फॉलोइंग जो इन्वॉल्व है नाइट्रोजन साइकिल को, जो मैंने बताया था कि अगर सोइल में अगर नाइट्रोजन है in the form of the nitrate or the sum of the protein or the sum of the amino acid that lies in the soil, then if there is some of the bacteria that cause the change that form into nitrate, then nitrate, and what's that concept nitrate and then nitrate that consumed by the प्लांट itself। तो वो आपको ऑर्गेनिज्म का बताना है, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजम, हेजोबैक्टर, तो चारों के चारों सही है। तो ऑल द अबव आर द एग्जाम इंक्लूड इन द नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि मान लिया जाए मैं एक फर्मेंटेशन है, मतलब या मान लिया जाए ये एक बर्ड है, बर्ड से, इसी बर्ड से एक पूरा प्लांट उग जाता है। अब पूरा प्लांट जब उग गया, उस पर एक डंडी ली या फिर उसकी एक ब्रांच ली, मैंने उसको कहीं और दबा दिया तो उससे भी एक प्लांट उग गया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है दैट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये जो है बिल्कुल इसके सिंपल कॉपी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं हुआ है जिसकी वजह से जाइगोट वगैरह कुछ बना नहीं है, तो इस वजह से ये एक सिंपल क्लोनिंग हो जाएगी। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, प्लांट इज बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड। ओके, तो ये पहले में कहा गया है कि जो हम इस मेथड से यूज़ करके जो भी प्लांट उगाए जाते हैं वो जल्दी उग जाते हैं। तो आप खुद से देखिए, देखो पहले सीड होगा, सीड से एक पूरा फॉर्म बनेगा, देन वो
टाइम लेगा कि पानी वगैरह देंगे उसको तो उसकी ग्रोथ में टाइम लगेगा, उसका डेवलपमेंट होगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। देन सेकंड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है नॉट पॉसिबल फ्रॉम प्लांट दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। तो नंबर सेकंड में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उसके लिए पॉसिबल नहीं है जो लॉस्ट कर चुके सीड, तो फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने का क्या काम। तो सेकंड मेरे हिसाब से गलत है। ओके, नंबर थर्ड है प्लांट प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जनरली सिमिलर इनफ टू द प्लांट। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। तब तक कौन सा यहाँ पे सही, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है बिकॉज देयर आर मेनी प्लांट इन विच पार्ट्स लाइक रूट स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू द फ्यू प्लांट। मैंने बडिंग का एग्जांपल दिया यूजिंग अप्रोप्रिएट कंडीशन। दिस प्रॉपर्टी इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज्ड मेथड सच एज द लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये भी इसी का एग्जांपल है। और यही मेथड या यही प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल रोज़ के प्लांट में हम बहुत अच्छी तरीके से ये हमारे सामने एग्जांपल प्रस्तुत करता है। टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर कैन भी यहाँ पे रोज ग्रेप्स। For agriculture purposes, plant raised by the vegetative propagation can bear flower and fruit earlier than those produced from the same. Such a method also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost their capacity to produce seed. Another advantage जो vegetative propagation हमें देता है, एक तो हमने देख लिया कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। नंबर सेकंड जो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं सीड को, तो उसने प्लांट्स को भी हम इस मेथड से उगा सकते हैं। नंबर थर्ड इज विच आर सिमिलर, और ये जो है बिल्कुल सिमिलर हो गया, यहाँ पे कोई वायरस वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फाइटोप्लैंक्टन। ओके, देखो हमारी टेरिटोरियल लाइफ पे, टेरेस्ट्रियल लाइफ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स उगाते हैं, देन वहाँ पे ऑक्सीजन आता है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रहता है, हम जी पाते हैं। लेकिन यही सेम प्रोसेस फाइटोप्लैंक्टन करते हैं इन द सी वाटर वेयर दे यूज द ऑक्सीजन और द सनलाइट टू CO2 एंड सनलाइट टू मेक द O2 इन द वाटर इटसेल्फ, राइट। इसका काम ये होता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फिशेज डिपेंड करती हैं, जू प्लैंक्टन डिपेंड करते हैं। जू प्लैंक्टन के बहुत ज़्यादा लार्ज फिशेज एंड लार्ज फिशेज वेरी लार्ज फिश एंड फिर उन फिश को हम खा के फिर मर जाते हैं। एनीवे, और सबसे अच्छा इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो इतने भी नाइट्रोजन वगैरह होते हैं वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बच पाते हैं इन द केस ऑफ द ओशन वाटर, राइट। आई थिंक यू क्लियर द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए कोई इंडस्ट्रियल रीजन से कोई ऐसा वाटर है जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, वहाँ पे अगर हम फाइटोप्लैंक्टन को उगा देते हैं तो वो नाइट्रोजन वगैरह सल्फर वगैरह को अपने अंदर कंजप्ट कर लेते हैं। तो मतलब नाइट्रोजन अब पानी में ज़्यादा नहीं रहेगा एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर, राइट। ओके, तो देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन जो है फाउंडेशन ऑफ द एक्वेटिक फूड वेब हैज द प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड दे हेल्प एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन दैट they use the carbon dioxide to make and become the primary producer in the aquatic food web. Is it? Number second, zooplankton feed on the phytoplankton, play important role in transfer of organic matter from the primary zooplankton to the secondary consumer. Is it? तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इनके बारे में थोड़ा देख लें। फाइटोप्लैंक्टन आर द फाउंडेशन ऑफ द एक्वेटिक फूड वेब एंड द प्राइमरी प्रोड्यूसर जूप्लैंक्टन फीड ऑन द फाइटोप्लैंक्टन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फूड वेब ऑफ द फूड चेन, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग एंड ट्रांसफर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर टू अ सेकेंडरी कंज्यूमर लाइक फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो सीवीड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड। सीवीड आपने सुना होगा, सीवीड मतलब सी में जो वीड होते हैं, और उनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अगर जो है हम केमिकल जब रिएक्शन कराते हैं, जब हम वो पास कराते हैं करंट, तो उस आयन को मिक्स ना हो, तो वहाँ पे अगर सोल्यूशन का हम यूज़ करते हैं अगर प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, देन आयोडीन तो येस वी आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीवीड इटसेल्फ। देन है एलिगनेट्स आई डोंट नो। लेट अस सी व्हाट इज सीवीड। सीवीड इज नथिंग बट अलगा, which means that there are no differentiation of the two tissue such as roots, stem and leaves. It means that it is simple alga and it is microscopic in nature. They grow in a shallow water whereas sizable substrate is available. Seaweed are important as a food for human, feed for animal and fertilizer for plant. Seaweed are used as a drug for the goiter treatment, intestine and the stomach disorder also. Product for example agar-agar and alginates, iodine, which are commercial value extracted from the seaweed by the biodegradation of the seaweed itself. Methanes like economically important gases can be produced in large quantities from seaweed itself. They are a potential indicator हो सकते हैं pollution in coastal ecosystem, particularly heavy metal pollution due to their ability to bind and accumulate metal strongly. So mean that it is an indicative species. And rotting seaweed is a potent source of the hydrogen sulfide, a highly toxic gas that is not इतनी बुरी स्मेल आती है इससे बहुत वही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कोरल रीफ। अगेन कोरल रीफ के बारे में बता चुकी हूँ।
एंड जिस तरीके से प्लास्टिक राइज हो रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न कि हम कोरल रीफ के लिए क्या रीज़न बन सकता है इनके ख़त्म होने का, या फिर क्यों खतरा हो सकता है कोरल रीफ प्लास्टिक जो है क्यों खतरा हो सकता है कोरल रीफ के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन एंड थोड़ा सा नेचर दोनों का समझना ज़रूरी है। देखो, कोरल को जीवित रहने के लिए इन द सबट्रॉपिकल रीजन की मैं बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो हीट लाइट चाहिए। अगर प्लास्टिक अगर वहाँ पे है तो लाइट को पास नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से जो जू जेंथला ये लगा है वो अपना खाना नहीं बना पाएगी। डेट इज़ नॉट गिवन टू द कोरल इटसेल्फ, सो इट इज़ द डेंजर फॉर देम। एंड नंबर सेकंड, और फिलहाल प्रॉब्लम क्या है कि जो माइक्रो प्लास्टिक होती है ये ओशन के नीचे तक चले जाते हैं, एंड डेट कोज द प्रॉब्लम टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम as the small fish itself, and we are eating that thing, and that ongoing go to the harmful effect on us. And the second problem is जो शेल्फ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हो चुकी है, जो शेल्फ पे पाई जाती है माइक्रो प्लास्टिक कह सकते हैं। एंड 0.5 जो है इसकी लिमिट दे रखी है, एंड इसको हम प्लास्टिक क्रस्ट के नाम से जानते हैं, प्लास्टिक एट द लेवल ऑफ क्रस्ट, प्लास्टिक क्रस्ट, ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग है, प्लास्टिक डब्बे जो है स्ट्रेस करते हैं कोरल को थ्रू ब्लॉकिंग आउट द लाइट एंड ऑक्सीजन, thereby giving pathogen a chance to take hold. Is it? Number second, pathogen in the ocean thrive on a plastic surface, thereby increasing their number and the vulnerability to the coral, which elevated the plastic pollution. Number third, coral organism get infected by the sharp plastic fragment and cut them, following which of the following जो है उसकी वजह से डिजीज़ हो सकती है। तो कौन से, तो तीनों के तीनों रीज़न मैंने बता चुके हैं किस तरीके से प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक है क्या एक सरफेस का रीज़न भी बन सकता है जहाँ पे कोरल रीफ जो है ऑर्गेनिज्म को डेवलप करें, एंड ये जो है कोरल रीफ के लिए अच्छे ना हो। बिलियंस ऑफ पीसेज ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन आर स्नैग्ड ऑन अ कोरल रीफ स्पेंडिंग, एंड हमारी कंट्री से एक रीफ करके एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोरल को बचाने का काम कर रही है। Okay, billions of pieces of plastics are snagged on a coral reefs, sending diseases rates soaring. New research has revealed the discovery compound and the damage being done to the vital habitat that already faces an existential threat from the warming caused by the climate change. Scientists examined 1,500,000 reefs across the Asia Pacific region, home to half the world reef, and around 89% of those fooled by the plastic were suffering disease. The correlation between plastic pollution and highly rates of the disease was very striking, and the research think that the plastic fragment है cut the coral organism, while plastic fabric another smother कहा गया है them and block out लाइट एंड ऑक्सीजन। वंस अ कोरल इज इन्फेक्टेड, डिजीज़ जो है स्प्रेड हो सकती है पूरी कॉलोनी में, और ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड। ओके, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो पिरामिडल शेप में होता है, वाइट पिरामिडल शेप, क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें जो पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 10% का अगर रूल लगाओगे तो सिर्फ 10% यहाँ तक पहुँच पाते हैं। एंड देन ये फर्स्ट टॉपिक है, सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट को हर्बीवोर्स कहते हैं, प्रोड्यूसर कार्निवोर्स एंड डबल कार्निवोर या फिर कंज्यूमर कार्निवोर, तो यहाँ पे ये पार्ट आता है। और अगर मान लीजिए बाय एक्यूमुलेशन फॉर एग्जांपल 10% के रूल के हिसाब से, फिर यहाँ पे 10% है तो इसका जो 10% यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर बाय एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी एट द लार्ज टॉपिक लेवल। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल पिरामिड एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है डेट डिफरेंट टॉपिक लेवल पर। अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, डेट मीन इट इज डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन होता है जो डेट टॉपिकल लेवल डेट फाउंड इन आर इकोसिस्टम। हाउ इट इज द नॉलेज ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड कैन हेल्प टू कंजर्वेशन ऑफ एन इकोसिस्टम, किस हाउ वी कैन कंजर्व आवर इकोसिस्टम। नंबर फर्स्ट, इट हेल्प इन आइडेंटिफाइड बायोअक्यूमुलेशन, कि कितना बायोअक्यूमुलेशन होगा एट द टॉपिकल लेवल, किस तरीके से क्या ये पूरे सीरीज नापने हमारा काम करना। नंबर सेकंड, ये हेल्प करता है बायोमैग्निफिकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। नंबर थर्ड इट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज एन इन्वेजिव स्पीसीज ऑल्सो। तो पता नहीं कौन सा यहाँ पे सही है, ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है कि इन्वेजिव स्पीसीज का ध्यान नहीं रखते हैं, तो थर्ड गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड का ये इकोलॉजिकल पिरामिड डज नॉट एविडेंट ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी स्पीसीज, सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लार्जेस्ट ह्यूमन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज फ्रॉम। ओके, हम जो लार्जेस्ट ह्यूमन सोर्स जो CO2 का हमारे इन्वायरमेंट में, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड। नंबर फर्स्ट रीज़न जो है कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं, एंड ग्रीन पीस की रिपोर्ट भी थी कि 15% जो है पूरे वर्ल्ड का SO2 हमारी कंट्री से आता है। सो इसको पता होना चाहिए। नियरली 87% ऑफ द ऑल ह्यूमन प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल। द रिमाइंडर प्रोपोर्शन जो है फॉरेस्ट से आता है। यूज़ ऑफ जो चेंज हो रहा है, लैंड यूज चेंज वहाँ से होता है, क्योंकि पहले जो सॉइल है दैट ऑल्सो बी द रीजन फॉर द सिंक फॉर द CO2, बट दैट इज़ नॉट देयर बिकॉज वी आर डिग्रेडिंग द होल सॉइल, एंड दे कम फॉर द 9% सॉइल चेंज से भी हमारा सॉइल CO2 आता है। हैज़ सम इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। तो यू कैन सी द हेयर द ग्राफ। तो 87% इज द फॉसिल फ्यूल यूज, नंबर सेकंड इज द लैंड यूज पैटर्न, नंबर थर्ड इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट कॉज द CO2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो हमारी पूरी इस धरती पे 16 टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और सारे के सारे हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। नंबर सेकंड थिंग, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जिसमें कि थोड़े से कम एरिया में अगर ये टाइप के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं तो उसका जो प्रोडक्टिविटी लेवल, जो कार्बन स्टॉकिंग है एंड गिविंग ऑफ द ऑक्सीजन इज़ वेरी मच हाई, दैट इज़ नोन एज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। और कितना है, और यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा कैनोपी पाई जाती है एंड ये वन ऑफ दैट फॉरेस्ट है। The primary productivity of the tropical rain forest is lower when compared to that of the temperate forest. This is because okay, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बहुत कम है या फिर कम है रेदर देन टेम्परेट फॉरेस्ट। वाई इट बी सो, बिकॉज इंटेंस लीचिंग होती है सोइल की इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये सही बिल्कुल है। लो माइक्रोबियल नहीं, माइक्रोबियल एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और ये एक टाइप से मैकेनिज्म है जिसमें कि अपने ही आसपास वो कोई और ऑर्गेनिज्म को पनपने नहीं देते हैं, अपने आप का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट वेजिटेशन कवर है फॉरेस्ट में, ये सही है लेकिन रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ द स्लैश एंड पनेलिंग, दैट इज नॉट द रीज़न। क्यों? देखो द प्रोसेस इज पुअर न्यूट्रिएंट डेंसिटी ड्यू टू द फ्रीक्वेंट लीचिंग बाय हैवी रेन, फ्रीक्वेंट रेन्स वॉश अवे द टॉप soil, leaving only certain mineral and organic remain. So if these forests are cleared, it will not yield tremendous vegetation growth as seen in a tropical forest for a long time, because the rainforests are also notable for replenishing the soil quickly with the dead organic matter. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग लेट द कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो क्या कौन सा रीज़न है, मैं कोरल को बहुत बार डिफाइन कर चुकी हूँ, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता। लो सेडिमेंटेशन ऑफ ओशन बेड, क्या ये कोरल ब्लीचिंग का रीज़न है? मुझे नहीं लगता। सेकंड है अनयूजुअली वार्म वाटर, यस ये भी सही है। अनयूजुअली देखो कोई स्पीसीज कहीं पे रह रही है, अगर आप उसको कुछ भी चीज़ अनयूजुअल दे दें तो इक्विलिब्रियम सेट करने में टाइम लग जाता है। हो सकता है दूसरी स्पीसीज जो वहाँ पे रहती है वो जो है ख़त्म हो जाए और दूसरी स्पीसीज की वजह से जो पहली स्पीसीज है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो भी खत्म हो जाए, तो डेट कैन बी द बिकॉज हमारे इन्वायरमेंट जो है नेगेटिव लूप में चलता है। नंबर थर्ड है एसिडिफिकेशन द ओशन कैन बी बिकॉज द कैन कोज द होल थिंग, तो सेकेंड एंड थर्ड सही है। फर्स्ट गलत है क्योंकि सेडिमेंटेशन ये गलत हो जाएगा। कोरल ब्लीचिंग कोरल टू एक्सप्लेन टीनी फाइव फॉर सिंथेटिक एल्गा, जो हमने जूजेंथलाई की बात की थी, ट्रेनिंग फ्रॉम ऑफ द देयर कलर, इट कैल्सिफाई द कोरल टू टर्म इनटू वाइट एल्गा आर वाइटल टू कोरल which causes organic product of photosynthesis to help it grow. The loss of the alga make it vulnerable disease, जो वहाँ पे उसकी eventually die क्योंकि उसको खाना ही नहीं मिलेगा। When coral bleach it is not the dead. कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कोरल है वार्म ट्रॉपिकल ओशन वाटर होना चाहिए विद मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पार्ट होना चाहिए ओशन बॉडी का, सो दैट द लाइट कैन रीच देयर। ओशनिक वाटर मस्ट बी फ्री ऑफ सेडिमेंटेशन, इट टू ग्रो हैवी, related low in salinity etc. when these conditions are available. Okay, next question is about the coral reef. Okay, what is the contribution of, what is the importance of the coral reef in second? Number first, they support करते हैं fish production, को is it? Number second, they control करते हैं concentration of carbon dioxide and low concentration in the sea water, is it? Number third, they check the sea water wave going toward the sea water. Number four, they are the highest primary productivity, yes, तो चारों के चारों सही है। yes, they have the highest primary productivity among all ecosystems. अच्छा, अगर ये ओशन में होता तो ठीक होता, अदरवाइज तो थोड़ी प्रॉब्लम। वैसे मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। द एक्सेस ऑफ द CO2 इज द कैल्सिफिकेशन ऑफ अ रीफ इन द फॉर्म ऑफ द एडिशनल, मतलब क्या कि ये जो है CO2 का भी काम करता है, CO2 को लेने का, सिंक का काम करता है, इज टेकन केयर ऑफ। सो कोरल रीफ आर हेल्प इन कंट्रोलिंग ग्रीन हाउस गैसेज एज दे ऑब्जर्व CO2, तो ये सिंक का भी काम करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए UPSC में कि कोरल जो है सिंक का काम करता है ऑक्सीजन के लिए, तो ये सॉरी CO2 के लिए, तो ये सही है। नेक्स्ट है दे यूजली फॉर्म द फर्स्ट बैरियर अगेंस्ट द टाइडल सुनामी साइकिल, यस ये भी सही है। एंड द ऑल एस्चुरीज आर वन विद द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एल्गा। बट द एप्लीकेशन ऑफ एल्गा, जो हमने ऊपर बात की जो जूजेंथलाई थी वो क्या थी, वो भी तो एक एल्गा थी। इसको हम बायोडीजल एंड बायोएथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर सेकंड, ये एक कंप्लीट प्रोटीन हो सकता है अमीनो एसिड का, दैट कैन बी यूज्ड, क्योंकि जो बहुत सारे जो स्पेस यात्री है वो भी इसी एल्गा का यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ईटिंग द थिंग। नंबर थर्ड इज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड अ सॉइल कंडीशनर, इज इट? नंबर फोर्थ यूज इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो कौन सा सही है? तो चारों के चारों सही है। एल्गा कैन बी यूज टू मेक अ बायोडीजल एंड बायोएथेनॉल, ये जो कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स हो सकता है और इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं दैट इज इन्वॉल्वड इन अ मेजर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज एनर्जी एंड एंजाइम प्रोडक्शन। दे यूज इन अ फर्टिलाइजर, सॉइल कंडीशनर एंड आर यूज फॉर द लाइवस्टॉक फीड। एंड एल्गा जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के लिए यूज किया, रिड्यूस द नीड फॉर द ग्रेटर अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल दैट दे कैन बी यूज्ड। एल्गा कैन बी यूज्ड एज अ कैप्चर फर्टिलाइजर टू रन ऑफ फॉर्म, तो आई थिंक
एक बार रिवाइज कर ले रहे हमने पूरा क्या पढ़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जाना था मिथेनॉल के बारे में, क्या क्या काम आ सकता है मिथेनॉल। नंबर सेकंड हमने जाना था एजेंडा 21 में, क्या इसका 21 का मतलब होता है, चलो आपको बताना है। थर्ड में जाना था कहाँ पे कितने मैंग्रोव पाए जाते हैं। नंबर फोर्थ में क्वेश्चन में हमने जाना था बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। नंबर फिफ्थ में जाना था दैट इज रिलेटेड टू द हायर कंसंट्रेशन, अगर ऑर्गेनिक में पाया जाता है तो क्या उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जाना था बायोलॉजी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होते हैं। नंबर सेवन्थ में जाना था क्या किस तरीके से वीड क्या होते हैं और क्या चीज़ हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना था व्हाट इज द रीज़न कि जो प्लास्टिक रीज़न की वजह से कोरल पे क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रॉपिकल लेवल के बारे में जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जाना था लार्जेस्ट ह्यूमन सोर्स ऑफ द CO2, देन वी आर सी, देन फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में जाना था। देन क्वेश्चन था कोरल ब्लीचिंग के बारे में। कोरल ब्लीचिंग को ध्यान में रखते हुए देन था कोरल लीफ टू एन इकोसिस्टम, तो कौन सा यहाँ पे सही था तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू।